हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के एक या दो चैप्टर्स एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कोर्स कंटेंट एक्सेस करने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो, आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आए और जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोगों का भी अपना एक योगदान हो, एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो, प्लस सम्मान में आपका भी एक सम्मान हो, एक प्रतिष्ठा हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे हमारे क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एनसीईआरटी की जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है उसका 6th चैप्टर जिसका नाम है योग या फिर योगा। उसमें हम लोगों ने अब योग का या फिर योगा की क्या हिस्ट्री है, उसका किस तरीके से क्या डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू जैसा हमने लेकर ख़त्म किया था। आज उसी के आगे हम लोग अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे और आज हम लोग योग के या फिर योगा के जो वेरियस स्कूल्स वगैरह हैं या जो वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। बेसिकली 4 स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हमको इसमें बातचीत करनी है। तो योग के ये 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं, क्या इनकी फिलॉसफी है, किन चीज़ों के ऊपर ये एम्फेसिस करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज के सेशन में देखना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को आज के सेशन में बातचीत करनी है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की हमारी एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड किताब, उसका चैप्टर नंबर 6 योगा एंड इट्स रेलेवेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। उसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं स्कूल्स ऑफ योगा की। चलें शुरू करते हैं ऐसे। तो स्कूल्स ऑफ योगा शुरू करने के पहले हम लोग फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी इस बारे में बातचीत करी थी, मगर स्कूल ऑफ योगा को डिस्कस करने के पहले एक बार फिर से बात करना ज़रूरी हो जाता है कि योगा से आप अल्टीमेटली अटेन क्या करना चाहते हैं। तो योगा का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर आप बात करें कि योग से अल्टीमेटली आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो वो मोक्ष है या फिर मोक्ष की तरफ जो है अल्टीमेटली आप योग की मदद से अल्टीमेटली पहुँचना चाहते हैं या फिर वो अपना अल्टीमेट टारगेट रखते हैं। मगर इसके अलावा अगर आप बेसिक गोल की बात करें कि अगर आप योग करना शुरू करें तो उससे आपको क्या मिलेगा या किस तरफ आप जाएंगे, मोक्ष या फिर मुक्ति तो खैर अल्टीमेट गोल हो जाता है, उसमें फिर अगर आप योग के रास्ते पे बहुत आगे निकल जाएं तब मोक्ष या मुक्ति आपको मिलती है। मगर इसके अलावा अगर आप बेसिक गोल्स वगैरह की बात करें कि अगर आप योग करना शुरू करते हैं तो उससे आप क्या अचीव करते हैं, क्या अटेन करते हैं, तो बेसिक गोल योग का जो होता है वो होता है अटेनिंग ब्लिस एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड ट्रू नॉलेज अबाउट ह्यूमन बींग्स। यानी कि एक तो अपने जीवन में जो है खुशियां मिलें, सुकून में रहें, खुशी से रहें, मानसिक रूप से आप शांत रहें, एकदम फोकस रहें, आपका सारी की सारी फैकल्टीज आपके कंट्रोल में रहें। जब ये सारी चीज़ें रहेंगी तो अपने आप जो है एक ब्लिस आपका जनरेट होती है। तो कहीं ना कहीं ये योग की एक बेसिक एक गोल है, ये आप अचीव करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स के पूरे मैकेनिज्म के बारे में पूरा ट्रू नॉलेज जो है एक व्यक्ति के पास में होना है, जिसकी मदद से वो कॉन्शियसली जो है बिहेव कर सके, कॉन्शियसली वो वर्क कर सके, कॉन्शियसली वो एक्ट कर सके। ये सारा का सारा नॉलेज एक ह्यूमन बींग को प्रोवाइड करना ये योग के बेसिक गोल्स में आता है। यानी कि अगर आपका हाथ या फिर आपके पैर, आपका शरीर किस लेवल तक जो है शारीरिक तौर पर जा सकते हैं, क्या उनका एक्सटेंट है, आपको पता होना चाहिए और इसके लिए किस तरह से आपकी बॉडी को कंडक्ट किया जाना चाहिए, ये नॉलेज आपके पास में होना, ये योग का एक ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही साथ इस नॉलेज की मदद से फिर इस शरीर का जितना एफिशिएंट इस्तेमाल किया जा सकता है वो कर आप एक ब्लिस की स्टेट को ऑब्टेन कर सकें, ये भी योग के बेसिक गोल्स में आता है। लगातार ये चीज करते चले जाएंगे तो अल्टीमेट गोल, जिसको मोक्ष या फिर मुक्ति बोला जाता है, वो आप अचीव करने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो खैर बेसिक गोल्स की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये गोल्स वगैरह हैं तो उनको अचीव कैसे किया जाए। तो अब क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा पुरानी है, योग भी लगभग उतना ही पुराना है। हिंदुस्तान अगर हजारों साल पुराना है तो योग भी हजारों साल पीछे तक जाता है, हजारों साल पुराना जो है इसका इतिहास और इसकी लिगेसी रही है। वक्त के साथ में अब ऐसा है, ऑब्वियस सी बात है, जब ये शुरू हुआ होगा और जिस तरीके से ये प्रैक्टिस किया जाता रहा होगा इसके शुरुआती वक्त में, आज उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। बेसिक्स वगैरह या फंडामेंटल्स वही हैं, मगर वक्त के साथ में जैसे जैसे अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोग आए, भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, जो दूसरे आपके तीर्थंकर्स वगैरह थे वो आए, और जो आपके अलग अलग सिद्ध ऋषि मुनि आए, जैसे उन लोगों ने भी अपने वक्त के साथ में अपने टाइम पीरियड के चलते में योग में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन वगैरह दिया। और इसके चलते आज की तारीख में बहुत सारे थॉट्स वगैरह, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी ओपिनियंस, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस वगैरह डेवलप हुए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा
और सिद्ध पुरुषों के द्वारा, और इन सब के चलते हम आज की तारीख में ये देखते हैं कि योग के भी अपने अपने डिफरेंट स्कूल्स हैं, अपने डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस हैं, अपनी डिफरेंट फिलॉसफीज़ हैं, और कई सारे जो हैं आपके स्कूल ऑफ योगा वगैरह जो हैं जनरेट होकर निकल कर आए हैं। हालांकि सबका ऑब्जेक्टिव वही है, मोक्ष मुक्ति अटेन करना, ब्लिस हासिल करना, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज प्रोवाइड करना, या उसकी किसी एक एस्पेक्ट के बारे में हमको पूरी तरीके से नॉलेजेबल बनाना। दैट इज़ व्हाट योगा मीन्स। मगर उसको अब अटेन करने के अलग अलग कालखंडों में लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले, अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले, और इसी के चलते कहीं ना कहीं आज की तारीख में आपके पास में कई सारे स्कूल ऑफ थॉट जो है वो निकल कर आए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बैटिंग में बेसिकली किया ये जाता है, क्रिकेट की अगर बात करें, कि आपने बैट पकड़कर खड़े होना है एक सर्टेन पोजीशन में, बॉलर बॉल डालेगा, या तो वो फास्ट बॉलिंग करेगा या स्पिन बॉलिंग करेगा, ऑन साइड से करेगा या ऑफ साइड से करेगा, या तो आपका ऑफ स्पिनर होगा या लेग स्पिनर होगा, वो किसी तरीके की बॉल डालेगा, अकॉर्डिंगली आपको उस बॉल को खेलना है। अब करना यहाँ पर बैटिंग ही है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव या फिर आपका जो बेसिक कर्म है वो बैटिंग करना ही है। मगर ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक बैट्समैन एक ही तरीके से बैटिंग करे, सबके अपने अपने कुछ तरीके डेवलप हो जाते हैं, जिस तरीके से वो बैट पकड़ते हैं, जिस तरीके से वो आपका स्ट्रोक्स लेते हैं, जिस तरीके से वो शॉट्स मारते हैं, ऑफ स्पिन को अलग तरीके से खेलते हैं, लेग स्पिन को अलग तरीके से खेलते हैं। कोई एक बैट्समैन पता चला कि एक पर्टिकुलर बॉल है उसके ऊपर वो एक अच्छा शॉट लेके चौका मार देता है, और कोई है उसने सिर्फ उसको डिफेंड किया, और कोई है शायद जो उस पर आउट हो जाए। तो पॉइंट यह है कि कर यहाँ पे सब एक ही तरीके का काम रहे हैं, बैटिंग ही कर रहे हैं, मगर वो बैटिंग अलग अलग लोगों ने जिस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करी है उसके चलते अलग अलग तरीके से वो लोग अपनी बैटिंग स्टाइल्स डेवलप किए हैं, अलग अलग तरीके से शॉट मारते हैं। कोई ऑफ साइड पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई लेग साइड पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसी की जो आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, कोई जो है बहुत ज़्यादा सब्र के साथ दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, टेस्ट प्लेयर अच्छा है, कोई जो है T20 के हिसाब से अच्छा पिंच हिटर बढ़िया बन गया है। सबकी जो है अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सबका अपना खेलने का अलग अलग तरीका होता है। सचिन तेंदुलकर के शॉट्स और स्ट्रोक्स एकदम अलग हैं, और अगर आप उनको महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर करोगे तो वो ऑल टुगेदर अलग तरीके से खेलते हैं। तो जिस तरीके से दो बैट्समैन भी एक जो बेसिक काम कर रहे हैं बैटिंग, उसमें भी आपको डिफरेंसेस समझ में आते हैं। उसी तरह से इतने हज़ारों सालों में जब एक ही प्रैक्टिस को लोगों ने लगातार बार बार किया, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसमें किसी तरीके से कोई इंप्रूवमेंट ना आया हो, उसमें किसी और तरीके के मॉडिफिकेशंस ना हुए, उसमें और तरीके की अलग अलग ओपिनियंस ना ऐड हुई हों। उसी के नतीजे में ये जो अलग अलग हमारे सीड्स या अलग अलग हमारे ऋषि मुनि रहे, जिन्होंने अलग अलग वक्तों पर जो हैं योग में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नए आइडियाज और नए ओपिनियंस वगैरह को ऐड किया। सबका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही था, मगर अपना एक ओपिनियन, अपना एक ऑब्जेक्टिव, अपना एक इंटरप्रिटेशन जो ऐड किया, उसके चलते आज की तारीख में कई सारे आपके स्कूल्स ऑफ योगा जो हैं वो निकल कर आ गए। मेनली हमको 4 स्कूल्स ऑफ योगा के बारे में बातचीत करनी है। सबसे पहला आपका कर्म योग है, उसके बाद में ज्ञान योग है, उसके बाद में आपका राजयोग है, और उसके बाद में भक्ति योग है। इन 4 स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में या योग के इन 4 पर्टिकुलर स्कूल्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। इन 4 तरीके के इंटरप्रिटेशंस पे हम लोग बातचीत करेंगे। चलें, तो सबसे पहले हम लोग कर्म योग की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलें तो पाथ ऑफ एक्शन भी बोला जाता है। इसके साथ में अब हम लोग शुरू करेंगे। तो कई सारी जो आपकी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या फिर जो मेन आपके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं योग के, उसमें कर्म योग जो है वन ऑफ द मेन स्ट्रीम है। इसका जिक्र बकायदा आपको गीता के चैप्टर नंबर 2 में देखने के लिए मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 में खुद भगवान कृष्ण ने जो है कर्म योग के बारे में बातचीत करी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट और बहुत सशक्त जो है स्कूल ऑफ थॉट है, और बहुत बड़े लेवल पर जो है इसकी प्रैक्टिस वगैरह की जाती है। तो कर्म योग या फिर जिसको हम लोग पाथ ऑफ एक्शन कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कर्म योग इज वन ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ योग। कर्म लिटरली मीन्स एक्शन। अब कर्म का यहाँ पे मतलब क्या है? लिटरल मतलब निकल कर आता है एक्शन। द एम ऑफ कर्म योग इज अटेनिंग यूनियन विद द हायर सेल्फ बाय हार्मोनाइजिंग द एक्शंस। तो यहाँ पर अब जो एक कर्म योग की बात की जा रही है कि हम लोगों को कर्म योग करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर यहाँ पे इसका एम क्या है? इसका एम है कि आपका जो हायर सेल्फ है, यानी कि ईश्वर आप कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, हायर कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें, उसके साथ में एकाकार होने की जो प्रोसेस है वो, या फिर एकाकार होने का जो ऑब्जेक्टिव है, वो कर्म योग का टारगेट है, वो कर्म योग का एम है। और ये करने के लिए आपको एक्शंस वगैरह के बीच में हार्मनी लाना पड़ेगी। ये जो है, ये जो बात है, ये कर्म योग कहता है। तो कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म योग का लिटरल मतलब है पाथ ऑफ एक्शन, यानी कि कर्तव्य या फिर आपके जो भी काम वगैरह कर रहे हैं उसका मार्ग। और कर्म योग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि हायर सेल्फ के साथ में आपका यूनियन हो, और उसके लिए आपको एक्शन करने हैं, और एक्शन इस तरीके से करने हैं कि उनके बीच में हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, उनके बीच में एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक तरीके की कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, जिसके चलते आप
इस तरह से बोलना चाहिए कि बिना किसी इशू के फ्लॉलेसली जो है अपने कर्म वगैरह करते चले जाएं। कर्म योग इंस्पायर्स द पर्सन टू परफॉर्म द वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज विदाउट एनी अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिजल्ट। अब ये तो बकायदा चैप्टर 2 का आपका जो गीता का है उसमें इस पर्टिकुलर फैक्ट को बकायदा हाईलाइट किया गया है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे होते हैं तो वो बकायदा इस चीज को हाईलाइट करते हैं। वही चीज कर्म योग का जो है वही चीज कर्म योग की बेसिक फिलॉसफी है कि कर्म योग किसी व्यक्ति को ये बोलता है कि भाई अपना काम जो है वो आपने अपनी एबिलिटीज जो भी आपकी कैपेबिलिटीज वगैरह है उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट तक जाके करना है। आपकी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज तक आपकी जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता से आपको अपना काम करना है, मगर साथ में कोई अटैचमेंट नहीं रखना है कि वो काम आप जिस नियत से या जिस श्रद्धा से कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ तो आप बैठ गए, आप दुखी हो गए, और वो काम अगर हो गया तो एकदम आप खुशी में बावले हुए जा रहे हैं। दोनों चीजें नहीं करनी है। ना तो आपको उस काम के साथ में कोई अटैचमेंट रखना है, ना आपको कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी है रिजल्ट की। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी विचार है कि अब जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी तरीके से, अगर हम कर्म योग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। आपकी जितनी क्षमता है टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज आपको पढ़ना है, अपनी पूरी जान लगा के पढ़ना है, और उसके बाद में आपको एग्जाम वगैरह देना है, ठीक है जी। मगर अब उस एग्जाम में क्या होगा, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, उसके बारे में आपको ना तो सोचना है और ना आपको कोई एक्सपेक्टेशन रखना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ अपने आप को इस प्रोसेस में, ये जो काम करने की प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट जो पढ़ने की प्रोसेस है, इसमें अपने आप को झोंक देना है, इसमें अपने आप को लगा देना है। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप, भले आप योग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप कर्म योग के मार्ग पर चल रहे हैं कि आप अपना एक्शन पूरी एबिलिटीज जितनी आपकी हैं उस पूरी एबिलिटीज तक आप परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को और इंप्रूव करते हुए अपना और बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप रिजल्ट्स के साथ में ना तो किसी तरीके का कोई अटैचमेंट आपका है, ना आपको किसी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस वगैरह है। ये जो आपकी है, ये जो आपका पर्टिकुलर मार्ग है या फिर जो ये इंस्पिरेशन है, ये आपका कर्मयोग कहलाता है। इसी चीज को कर्मयोग कहा गया है। अब ये जो कर्मयोग का कंसेप्ट है और इसकी जो प्रैक्टिस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका जिक्र बकायदा आपको भगवत गीता में देखने के लिए मिलता है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो चैप्टर 2 में आपको इसका जिक्र देखने को मिलता है। अगर आप में से कोई चाहे तो बकायदा गीता चैप्टर 2 गूगल कर सकता है, उसमें मिल जाएगा। घरों में गीता जो होती है उसके चैप्टर नंबर 2 को देखिएगा तो उसमें भी इसका जिक्र है। नहीं तो यूट्यूब पे सिंपली जाके गीता चैप्टर 2 टाइप करें, आपको बकायदा इसका जो है पूरा जिक्र देखने को मिल जाएगा। बहुत थॉट प्रोवोकिंग और बहुत क्रांतिकारी चैप्टर है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसकी जो टीचिंग्स वगैरह है इसको कहीं ना कहीं अपने अंदर हमको आत्मसात करना ही चाहिए। ये एक पर्टिकुलर बात है। तो इसका जिक्र आपको भगवत गीता में देखने के लिए मिलता है। अब ये जो कर्म योग है इसमें भी कई सारी आपकी ये जो कई सारी चीजों के ऊपर एम्फेसिस करता है। अब उनके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। जैसे सबसे पहली चीज जिसके ऊपर ये एम्फेसिस करता है वो है कर्म एज ड्यूटी। आपका जो भी या फिर इस कर्म एज ड्यूटी में अब आपको क्या बताया गया, कर्म एज ड्यूटी में यह बताया गया है, या फिर कर्म योग ये बोलता है, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एम्फेसिस करता है कि अपना कर्म या फिर अपना जो एक्शन है इसको ड्यूटी समझकर करो या फिर अपना धर्म मानकर करो। अपना एक कोई भी काम अगर आपको दिया गया है तो ऐसा नहीं कि आपको किसी ने बोला है तो आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपको मजबूर किया जा रहा है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आप उसको अपनी ड्यूटी मान के करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो फिर यही आपकी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को आपको पूरा जो है पूरे कमिटमेंट के साथ में परफॉर्म करना। अगर आप खेल रहे हैं तो फिर अपने आप को खेल में पूरी तरह से झोंक दें, फिर खेलने के अलावा कोई और चीज मैटर नहीं करती है। जो भी काम आप कर रहे हैं पूरी तरीके से अपने डिवोशन, अपना पूरा अपना सब कुछ आप उसमें दे दें। उसके अलावा फिर ना उसके पहले का कुछ मैटर करता है ना उसके बाद का कुछ मैटर करता है। इस पर्टिकुलर डिवोशन या फिर इस ड्यूटी के साथ में आपको अपना कर्म या फिर इस ड्यूटी के भाव के साथ में आपको अपना कर्म या फिर अपना एक्शन करना है। इसमें फिर ये बात, ये स्कूल ऑफ थॉट आगे ये बोलता है कि जब किसी एक्ट को आप इस डिवोशन के साथ में इतना ड्यूटीफुल्ली परफॉर्म करते हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर, पूरी तल्लीनता के साथ में अगर आप इन्वॉल्व होकर करते हैं, तो उसके चलते फिर उस कर्म को करने मात्र से फिर आपको जॉय और हैप्पीनेस वगैरह जो है मिलती है, आपको खुशी महसूस होती है, आपको सुकून मिलता है। अब ये चीज मेरे कहने पर मत जाइए, इसको कर कर देखिएगा। आप एक बार पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ना लेके अपना कर्तव्य मानकर करें कि आपकी जिंदगी में और कुछ मैटर ही नहीं करता। आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर लेके बैठे और ये बोलें कि इसके पहले की जिंदगी और अब ये जो काम करके खत्म हुआ इसके बाद अगर कोई जिंदगी है तो कुछ मैटर नहीं करता। बस यही जो एक पर्टिकुलर चैप्टर है, बस मेरा यही ऑब्जेक्टिव, और अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए, लगा दीजिए, जो कुछ है आपका सब कुछ दे दीजिए और आपको पता चलेगा कि वो कर्म करते हुए आप दुनिया में जितना खुशी आपको दूसरे काम करते हुए नहीं मिली होगी, उससे ज्यादा खुशी आपको वो कर्म करते हुए महसूस होने लगेगी। और ये चीज जो है ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक बार आप इसको कर कर देखिएगा जरूर। तो यही बात जो है आपका कर्म एज ड्यूटी में निकल कर आती है, या फिर जो वेरियस बातें, वेरियस जो स्ट्रीम्स हैं
आपकी आपकी कर्म योगा की, जिन पे एम्फेसाइज करता है, उसमें से ये जो बात कही गई है कि कर्म को ड्यूटी मानकर करो, अपना सब कुछ जो है अपने एक्शंस वगैरह को ड्यूटी मानकर करो और झोंक दो अपने आप को टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ में पूरी तरीके से, तो फिर आपको जॉय और एक हैप्पीनेस वगैरह जो है देखने को मिलती है, आपको ये महसूस होती है। चलें आगे बढ़ते हैं, इसे कर कर जरूर देखिएगा। अगला जो आता है वो आता है कर्म सुकौशलम, कर्म सुकुशलम कौशलम, कर्म सुकौशलम, और इसके बारे में अब हम लोगों को बातचीत करनी है कि कर्म सुकौशलम क्या होता है। अब ये जो कर्म सुकौशलम की बात की जा रही है, सुकौशल शब्द जो है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सुकौशल का मतलब यहां पर होता है स्किल्ड एक्शन, कौशल का मतलब होता है एक्शन या फिर कोई कला या फिर कोई आपका स्किल वगैरह है, और सुकौशल का मतलब है कि बढ़िया उस कला में आपकी स्किल वगैरह जो है आपकी बहुत अच्छे से बढ़िया तरह से डेवलप हो गई है। फिर इसको भी समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की मदद से, कि एक होता है, लेट्स से ड्राइविंग की बात कर लेते हैं। अब कुछ लोग हैं वो बस आपका काम चलाने भर की ड्राइविंग कर लेते हैं कि बस उन्हें गाड़ी ऑन करना और धीरे धीरे चलाकर अपना काम करना आता है। कुछ लोग होते हैं जो एकदम एक्सपर्ट ड्राइवर हो जाते हैं, तो वो बुरे से बुरे ट्रैफिक में जो है हैंडल कर लेते हैं, बेकार से बेकार जगह पे वो पार्क कर देते हैं और अच्छे से जो है गाड़ी को विदाउट एनी स्क्रैच वगैरह जो है वो निकाल लाते हैं और सारी चीजें वगैरह। तो अब एक अगर हम लोग ड्राइविंग को एक कौशल मान लें, एक स्किल मान लें, तो एक जो है बस उसको जैसे तैसे थोड़ा किसी तरह से परफॉर्म कर देता है और अगर बहुत पूरी परेशानियां आ जाएंगी तो वहां पर उसकी वो स्किल फिर फेल हो जाती है। और एक जो है वो इतना ज़्यादा स्किल्ड है, इतना ज़्यादा उसमें वो उसकी एफिशिएंसीज हो चुकी हैं कि उसको कोई दिक्कत ही नहीं आती, वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी जो है उस पर्टिकुलर एक्शन को या उस पर्टिकुलर स्किल को अच्छे से परफॉर्म कर देता है। तो एक के पास में वो कौशल है और एक के पास में उसी चीज़ का सुकौशल है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एकदम स्किल्ड एक्शन की बात की जा रही है, ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जिसमें बहुत ज़्यादा आपका कह सकते हैं प्रोफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रिसिशन है। तो कर्म योग आपका कर्म सुकौशलम का जो एक का जो सिद्धांत है, इसमें वो ये बोलते हैं कि भाई आपको स्किल्ड एक्शन करना है। कर्म योग स्टेट्स दैट योगा मीन्स अ स्किल्ड एक्शन। इसमें यह बोला गया है कर्म योग के कर्म सुकौशलम के सिद्धांत में कि भाई योग जो है वो एक तरीके का स्किल्ड एक्शन है, वो एक तरीके का सुकौशल है, और एक्शंस वगैरह जो हैं उनको हमेशा इसी तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए, एफिशिएंसी के साथ, प्रिसिशन के साथ, स्किल के साथ में। अगर आप एकदम अपने जो एक्शंस को पूरे कंसंट्रेशन और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में परफॉर्म करते हैं और डिटैचमेंट के साथ में परफॉर्म करते हैं, मगर साथ ही साथ उसमें स्किल है, अगर उसमें एफिशिएंसी है, तो फिर वो चीज आपके लिए वो जो चीज है उस पर्टिकुलर एक्शन का रिजल्ट वगैरह जो है जो भी आया करे, मगर उस एक्शन का परफॉर्मेंस है जो है एकदम एफिशिएंट रहेगा। ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है कर्म सुकौशलम में निकल कर आता है। तो इसके पहले वाले में क्या बोला गया है कि अपना धर्म मानकर करो, अपनी ड्यूटी मानकर करो, जिंदगी में जो काम कर रहे हो उसे आप ऐसे मानकर करो कि इसके अलावा, इसके पहले या इसके बाद का कुछ मैटर नहीं करता, आप जो भी है बस वो एक ही काम है, एक चीज। मगर जब आप इसे परफॉर्म करो तब ये जो एक्शन योग जो है बेसिकली एक स्किल्ड एक्शन होता है, और ये जो एक्शन जब आप करते हो एफिशिएंसी के साथ में, और ये योग जो है बेसिकली एक स्किल्ड एक्शन होता है, और जो एक्शन अगर आप स्किल्स आपका जो एक्शन है अगर उसको पूरे स्किल के साथ में करते हो, अपना पूरा सब कुछ लगाकर उसमें एकदम प्रिसिशन के साथ में उसको करते हो, तो वो एफिशिएंसी लेकर आता है। यहीं से कर्म सुकौशलम का सिद्धांत निकलता है कि एक्शन जिनको आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ में परफॉर्म करते हो और डिटैचमेंट के साथ में उनकी रिजल्ट्स की परवाह किए बिना परफॉर्म करते हो, बड़े एफिशिएंट रिजल्ट वो एफिशिएंट निकल कर आते हैं। बहुत ज्यादा जो है उसमें आपको एफिशिएंसी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा प्रिसिशन, बहुत ज्यादा आपको इस तरह से कह सकते हैं कि अद्भुत जो एक शब्द होता है, कई बार आप चीजों को देखकर कहते हैं कि अद्भुत, ये तो यकीन ही नहीं किया जा सकता है कि इस लेवल तक हो सकता था। उस अद्भुत शब्द का जो है इस्तेमाल फिर किया जा सकता है, इस लेवल तक की इंप्रूव्ड एफिशिएंसीज आपको यहाँ अपने एक्शंस के में देखने के लिए मिलती हैं। अगली चीज आती है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के बारे में, सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में भी गीता में बकायदा आपको डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है, डिटेल में इसके बारे में जो है आपको उसमें बातचीत की गई है। गीता की कई सारी कमेंट्रीज में निष्काम कर्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया। तो निष्काम कर्म का मतलब होता है एक्शन दैट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल मोटिव्स, यानी कि एक ऐसा कर्म जिसमें आप जिसको करते वक्त आप अपने लिए कोई लालसा नहीं रखते, आप अपने लिए कोई मोटिव्स वगैरह जो है पूरा नहीं करना चाहते हैं, और उसके बाद में उसको एक ड्यूटी के तौर पर, एक धर्म के तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब निष्काम कर्म का क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऐसा फंक्शन या फिर एक ऐसी ड्यूटी जिसको करते वक्त आप अपने लिए कोई पर्सनल लेवल पर लालसा नहीं रखते और उसको अपना कर्तव्य समझकर, अपना धर्म समझकर, अपना फर्ज समझकर अगर आप निभा रहे हो, तो वो चीज आपका निष्काम कर्म होती है। अब ये जो निष्काम कर्म का प्रिंसिपल है या सिद्धांत है या फिर जो एट्रीब्यूट है, ये एम्फेसाइज इस बात के ऊपर करता है कि एक्शंस वगैरह जो आपने परफॉर्म करने हैं, इनको
बिना किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस के परफॉर्म करना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, इन सब चीजों के बारे में ना सोचकर आपको पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए, और इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा या मेरा कैसे भला हो जाएगा, ये चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ कर्म करना आना चाहिए। आपके जैसे अगर हम लोग गीता की बात करें, जिस कंटेक्स में निष्काम कर्म का जिक्र आया था, अब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यही बोला था कि भैया तुम्हारा अभी जो कर्म है, युद्ध भूमि में खड़े हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध लड़ना, जीतोगे हारोगे डजंट मैटर, जीत गए तो भी क्या होगा और हार जाओगे तो भी क्या होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब बात की बात है, डजंट मैटर, इट डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस। द पॉइंट इज यू हैव टू फाइट अ वॉर एंड यू हैव टू फाइट द वॉर विद ऑल योर माइट, विद ऑल योर एफिशिएंसी, एंड यू शुड इंश्योरिंग दैट जितना स्किल्स हैं, जितना आपने सीखा है, सारा का सारा ज्ञान लगा दिया जाए। युद्ध लड़ने के अलावा कोई और चीज मैटर नहीं करती। इसके पहले के क्या कंटेक्स्ट है जिसके चक्कर में लड़ाइयां हो रही हैं, और उसके बाद अब होगा क्या इसके नतीजे में, महाभारत का जब नतीजा निकल कर आएगा, कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, लड़ना। यू हैव टू फाइट द वॉर, दैट इज ऑल योर कर्मा इज, दैट्स ऑल योर ऑब्जेक्टिव इज, दैट्स ऑल योर योग इज। ये जो बात उन्होंने उसको समझाई थी, उसमें निष्काम कर्म का जो है प्रिंसिपल निकल कर आया था। भूल जाओ, उसमें कहा था कि तुम्हारा क्या होगा, जीतोगे तो धरती भोगोगे, मर गए तो स्वर्ग चले जाओगे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यह है कि तुम्हें ये वॉर जो है लड़ना है, अपने सारे डिटैचमेंट्स को अलग रखकर, इस बात की परवाह किए बिना कि तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी बात की परवाह किए बिना अपना धर्म समझ के, अपनी ड्यूटी समझकर आपको अपने इस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करना है। यह निष्काम कर्म का जो है मेन ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है। तो कर्म योग, हालांकि अभी अपने आप में बहुत डिटेल में ये बात, कर्म योग का अपना जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल या फिलॉसफी, इस पे हजारों किताबें लिखी गई हैं। इसको ऐसे अगर आप पढ़ने बैठे तो जिंदगी निकल जाए इसको समझने में, मगर फिर भी जो हम लोगों ने इसका एक क्रिस्प समझना था वो इस तरह से होता है, या इस तरीके से जो है कर्म योग को डिफाइन किया जाता है। तो कर्म योग की बात क्या है, ये सबसे पहली चीज तो ये कि वन ऑफ द मेन स्ट्रीम्स ऑफ योगा है। और ये किस चीज के ऊपर एम्फेसिस करता है, ये एम्फेसिस करता है कि भैया आपको अपना एक्शन परफॉर्म करना है टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स। और इसके फिर तीन स्ट्रीम्स या फिर इसके तीन एम्फेसिस हैं। पहला तो आप अपनी ड्यूटी मान के अपना कर्म करिए, दूसरा यह है कि आपका कर्म में सुकौशल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, स्किल्ड एक्शन होना चाहिए आपका, और तीसरी चीज ये कि आपका कर्म विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए। आपको किसी तरीके की कोई अपेक्षा, ना किसी और के लिए ना अपने लिए, किसी भी तरीके की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तब आपको कर्म करना है। तब जो कर्म निकल कर आएगा वो निष्काम कर्म कहलाता है। ये अब ये सारी की सारी फिलॉसफी, ये सारी की सारी बातें कर्म योग का एम्फेसिस या फिर कर्म योग का जो सार है या फिर कर्म योग का जस्ट बनती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो जनान योग या फिर ज्ञान योग है, पाथ ऑफ नॉलेज है। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, देखते हैं सर। तो ज्ञान योग या फिर ज्ञान योग या फिर जो पाथ ऑफ नॉलेज है, इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट ऑफ योगा की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं फोकस करता है विद द नॉलेज ऑफ सेल्फ। आपके आत्मज्ञान के ऊपर जो है इसका कहीं ना कहीं फोकस रहता है। खुद को जानना या सेल्फ को जानना या आपके अंदर जो आत्मा है उसको जानना, बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें आत्मज्ञान की तरफ जाना या सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह इसको आप इंग्लिश में कहते हैं वो। और आपका जो ज्ञान योग है या फिर ज्ञान योग है, ये बेसिकली इसी के ऊपर फोकस करता है। इसको और ज़्यादा अगर हम लोग एम्पलीफाई कर बोले कि सेल्फ को जानकर आखिर अल्टीमेटली आपको होगा क्या, तो सेल्फ को जानेंगे तो उसकी मदद से ही जो है आप दुनिया को समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं अल्टीमेट रियलिटी या फिर ट्रुथ को जो है समझ सकते हैं। ऐसा ज्ञान योग की फिलॉसफी है। तो ज्ञान योग का जो मार्ग है वो आपको खुद को समझने और उसके बेसिस पर फिर जो है आपका अल्टीमेट रियलिटी या परमात्मा को समझने की तरफ लेकर जाता है। एंड इस पाथ या इस फिलॉसफी में बेसिकली किया यह जाता है कि आपकी जो बुद्धि है या फिर आपकी जो इंटेलेक्ट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉलेज गेन करने के लिए और अपने आप को अविद्या से दूर रखने के लिए या फिर इग्नोरेंस से दूर रखने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अविद्या या फिर इग्नोरेंस का मतलब क्या है, या फिर ज्ञान योग में अविद्या या फिर इग्नोरेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इनका कहना यह है कि भाई अविद्या जो है बेसिकली इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस का मतलब यह है कि किसी चीज़ के बारे में सही नॉलेज ना होना। इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि लेट से अगर आपके पास में कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिए गए हैं और आपसे बोला गया कि भाई आपको इससे कुछ खाने की डिश वगैरह बनाकर तैयार करनी है। एक तो आपको पता है कि वो डिश किस तरीके से बनानी है और उसकी पूरी प्रोसेस आप जानते हैं, तो उसको आप बना लेंगे, इसको विद्या कहा जाता है। एक होती है कि आपको भाई वो डिश बनाना आती ही नहीं है, तो फिर आप सीखना शुरू करेंगे और उसके बाद में चीज़ें होंगी। एक होता है अधूरा ज्ञान, आपको कुछ तो पता है उसके बारे में मगर काफ़ी कुछ नहीं पता है, तो अब उसके चलते जो चीज़ निकल कर आएगी वो वैसी निकल कर नहीं आएगी जैसी
जैसी उसको निकल कर आना चाहिए था, मगर फिर भी आप उसी तरीके से प्रक्रिया किए जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अविद्या या फिर वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस कहलाता है। तो किसी चीज़ के बारे में सही ज्ञान ना होना अविद्या या फिर इग्नोरेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ज्ञान योग की फिलॉसफी क्या बोलती है भाई, ये एक ऐसा पाथ है जिस पर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप नॉलेज गेन करेंगे और इसकी मदद से आप इस इग्नोरेंस या फिर अविद्या से दूर रह सकते हैं। क्योंकि इनका कहना यह है अविद्या जो है वो एक मेन कॉज है आपके पेन का, आपकी माइजरी का और आपकी सफरिंग का। अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं पता तब तो आप सीखने की कोशिश करेंगे, मगर अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है और उस थोड़े से नॉलेज को ही आपने पूर्ण मान लिया है या फिर अब आप उसके बाद सीखने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके चलते फिर आपसे चीज़ें गलत होंगी, फिर चीज़ें ठीक नहीं जाएंगी। अब उसके चलते शारीरिक या मानसिक तौर पर आप अपने आप को कष्ट पहुंचाओगे, दुख तकलीफों में उतरोगे और अल्टीमेटली उसके चलते आपको सफरिंग्स वगैरह मिलेंगी। इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक होता है कि आपको ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है, आपने पूरी तरीके से सीखी है, सारे आप नियम कायदों का पालन करते हैं और उसकी मदद से आप कंफर्टेबली ड्राइव करते हैं, खुद की भी सुरक्षा करते हैं, दूसरों की भी सुरक्षा करते हैं और अल्टीमेटली जो भी आपका प्रसाधन होता है, जो भी आप काम के लिए निकले हुए हैं ड्राइविंग वगैरह करने के बाद, यानी कि ड्राइव करके आपको जहाँ पे भी जाना है, जो भी काम करना है, कर आप सेफली वापस आ जाएंगे। अब अगर एक व्यक्ति है जिसको ड्राइविंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ये पता है गाड़ी कैसे स्टार्ट की जाती है, क्लच कहाँ मारा जाता है, ब्रेक कहाँ लगाया जाता है, थोड़ा एक्सेलरेटर देना कैसे है ये तो पता है, मगर कितना देना है, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, उस बारे में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है। इस तरीके का व्यक्ति अब ये करेगा कि जब ये गाड़ी वगैरह चलाएगा तब हाई प्रोबेबिलिटी है कि इससे एक्सीडेंट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी को मार सकता है या चोट पहुंचा सकता है या खुद को ही जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरीके अब ये जो चीज़ है, यही बात अविद्या में कही गई है कि अगर आपके पास में किसी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज नहीं है या फिर अगर आपके पास किसी चीज़ की कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं पेन, सफरिंग और माइजरी वगैरह आएगी, या फिर ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा मेन कॉज है। आगे ये बोलते हैं, पर्सन बिकॉज ऑफ अविद्या दैट इज इग्नोरेंस आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद वेरियस नेम्स एंड फॉर्म्स सच एज बॉडी, माइंड, रेस एंड नेशनैलिटी एंड रिमेन्स इन परस्यूट ऑफ वर्ल्डली पोजीशंस। तो अगर कोई व्यक्ति के पास में अविद्या है, अगर वो इग्नोरेंस का शिकार है, अगर उसके पास में कंप्लीट नॉलेज नहीं है किसी भी चीज का, तो होगा क्या, इसके चलते होता यह है कि वो अपने आप को कई सारी चीजों के साथ में आइडेंटिफाई करने लगता है, अपने खुद की रेस के साथ में, अपने खुद के रिलीजन के साथ में, अपने खुद की नेशनैलिटी के साथ में, बॉडी के साथ में, माइंड के साथ में, कई सारी चीजों के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है। वर्ल्डली पोजीशन, जिसको हम लोग कई बार सांसारिक सुख बोलते हैं, कई बार हम लोग भौतिक चीजें बोलते हैं, उनकी परस्यूट में या उनकी खोज में लगा रहता है, मटेरियलिज्म की तरफ या मटेरियलिस्टिक डिजायर्स की तरफ जाता रहता है और इसके चलते कभी वो अपने आप को नहीं जान पाता। फिर वही बात कि अपने आप को, ये सेल्फ को नहीं जान पाता, अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ या फिर आप ऑलमाइटी जो भी कहना चाहें वो उसको होता नहीं है और इसके चलते इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है कि उसकी जिंदगी जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाती है या फिर उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होती जिस तरह से होना चाहिए था। तो ये इग्नोरेंस वगैरह के चलते इनका कहना अब यह है कि इसके चलते आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है, ज्ञान योग के रास्ते पे चलते हुए कि भाई आपको किसी भी चीज का सही नॉलेज होना चाहिए और वो सही नॉलेज अगर आपके पास में है तो उससे आपको फायदा होगा। कैसे होगा वो भी देखते हैं। द नॉलेज डेवलप्स डिस्क्रिमिनेशन, दिस नॉलेज डेवलप्स डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, विवेक, दैट विल हेल्प टू रिमूव द वायल ऑफ अविद्या। तो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं और अल्टीमेटली फिर आप उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान के चलते आपके अंदर एक डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज आएगा जिसको बोला जाता है विवेक, कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर आपके अंदर एक डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज आएगा चीजों को लेकर तो इसके चलते फिर कहीं ना कहीं अविद्या का जो आपके दिमाग पर या मस्तिष्क पर या फिर आपके चैतन्य के ऊपर एक जो पर्दा पड़ा हुआ है वो अपने आप हटेगा। फिर वही उसी एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग, हमारा जो फूड वाला एग्जाम्पल लिया था। अब एक व्यक्ति जिसको खाना बनाना नहीं आता था, अगर वो ढंग से खाना बनाना सीख ले, उसकी पूरी प्रक्रिया को समझ ले, जो भी वो डिश वगैरह बना रहा है उसको अगर वो पूरी तरह अच्छे से समझ ले तो उसके बाद में फिर उसको ये पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी चीज को विवेक बोला गया है कि अब उसके पास में डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको चावल पकाने हैं तो फिर आपने बस चढ़ाकर छोड़ दिया, 5-6 घंटे बाद आकर आप देख रहे हो सबका सब जल गया। उसे पता है कि कितनी देर तक चावल चढ़ाकर छोड़ने हैं और कितना आपको जो है कितने आपका
जो फ्लेम है उसको कितना हाई रखना है, कितना लो रखना है, उसमें पानी कितना डालना है, अब उसके पास में ये नॉलेज है, तो अब उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज जो है कहीं ना कहीं अविद्या का जो है उसके दिमाग के ऊपर से पर्दा हटाता है। अब चावल बनाने के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो चावल अच्छे से बनाना सीख गया, पहले गलतियां कर रहा था या बिल्कुल ही नहीं आता था। यही बात जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में आप लगा सकते हैं कि अब उसको पता है, ड्राइविंग की बात का जो एग्जांपल हमने लिया था कि कहां कितना आपको क्लच मारना है, कितना ब्रेक दबाना है, कैसे क्या ड्राइव करना है, क्या कॉन्शियसनेस रखनी है, सीट बेल्ट लगाना नहीं लगाना है। तो इसके चलते अब होगा ये कि उसके केस में भी जो है अब एक्सीडेंट वगैरह की संभावना नहीं रह जाएगी। यही चीज फिर अब आपका जो है दूसरी एस्पेक्ट्स पे भी लागू किया जा सकता है, यही चीज अध्यात्म पे भी लागू किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं यही जो है योगा हमारे काम आता है कि ये आपके अंदर एक डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज पैदा करता है। इट इनेबल्स द वन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियलिटी एंड अनरियलिटी। अब आपको रियलिटी और अनरियलिटी के बीच में जो है फर्क समझ में आने लगता है, एंड इट गाइड्स टुवर्ड्स द रियल पाथ ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस। और ये अल्टीमेटली फिर आपको खुशियों और ब्लिस की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि अब आपको आपके पास में अंडरस्टैंडिंग है कि भाई सच्चाई क्या है, जो एक आपकी हकीकत है या फिर आपकी जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, और जो अभी आपके आसपास है जिसको आप अनरियलिटी कह लें, अपीयरेंस कह लें, जो कुछ वक्त के लिए है, जो सब चला जाएगा, इसके बारे में अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। अब आप इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंशिएट क्लियरली कर पाते हैं, और उसके बाद में फिर आप अपने आप का कंडक्ट इस तरह से करते हैं कि अल्टीमेटली फिर आप मानसिक खुशी, हैप्पीनेस, ब्लिस, इन सब चीजों की तरफ में जाते हैं। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं द मेन एम ऑफ द ज्ञान योग इज टू ओवरकम द अविद्या सो दैट वन अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड अनरियल। तो यहां से कुल मिलाकर इस बात को कहा जा सकता है कि ज्ञान योग जो है इसका मेन एम या फिर एम ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने इग्नोरेंस या फिर अविद्या को ओवरकम करना है, सही नॉलेज आपको गेन करना है। उससे होगा क्या, अल्टीमेटली आप समझ पाओगे और डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि रियल क्या है और अनरियल क्या है, एक्चुअल में जो है अल्टीमेट रियलिटी क्या है, और आपके आसपास की जो हकीकतें हैं जो कुछ वक्त तक के लिए हैं, जो भौतिक हैं, जो अल्टीमेटली नश्वर हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनकी क्या कहानी है। द 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ज्ञान योग आर। अब ज्ञान योग में भी अपनी कई सारी स्टेजेस वगैरह हैं, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ज्ञान योग की अपनी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज को बोला जाता है एडिक्वेट हियरिंग। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है श्रवण, यानी कि ज्ञान योग की पहली स्टेज होती है, या फिर यूं बोलूं कि ज्ञान हासिल करने की आपका योग के मार्ग पर चलते हुए इसकी पहली स्टेज होती है श्रवण। श्रवण का मतलब है एडिक्वेट हियरिंग, यानी कि सामने वाले को पूरी चैतन्यता के साथ में आपने सुनना है, सामने वाला जो कहना चाह रहा है उसको उसी तरह से समझना है, उसको पूरा फोकस और अटेंशन के साथ में जो है आपने सुनना है। दूसरा होता है मनन। इसको यहाँ पे मनाना लिखा हुआ है, मगर इसको बोला जाता है मनन। मनन का मतलब होता है जो भी अब आपने सुना है, जो भी अब आपको नॉलेज एडिक्वेट हियरिंग या फिर श्रवण करके मिला है, उसको लगातार याद करते रहना है, लगातार उसको मनन करते रहना है, उसके बारे में सोचते रहना है। तीसरी चीज आती है निधि ध्यासना। निधि ध्यासना का मतलब होता है कंटेम्पलेशन या मेडिटेशन, यानी कि उसके बारे में एनालिसिस वगैरह करते रहना है, उसके बारे में ध्यान करते रहना है, उसके बारे में सोचते रहना है। जैसे एक आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट बताया गया है तो वो कंसेप्ट आपको अच्छे से सुनना है और उस कंसेप्ट को लगातार आपने याद किया, तो ये चीज आपकी श्रवण और मनन हो गई, या फिर यूं बोलूं कि एडिक्वेट हियरिंग हो गई और कंस्टेंट रिमेम्बरेंस हो गया। मगर अब लगातार ये सोचते रहना कि उस कंसेप्ट का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हो जाता है कंटेम्पलेशन या फिर मेडिटेशन। इसको निधि ध्यासना बोला जाता है। निधि ध्यासना इस पर्टिकुलर चीज के लिए वर्ड जो है यूज किया जाता है। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस वगैरह के थ्रू हम चलते हैं तो हमको ज्ञान योग वगैरह जो है उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये फिलॉसफी भी जो है अपने आप में बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसके ऊपर भी हजारों किताबें लिखी गई हैं, कई लोगों ने अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखा है, जैसा जनान योग द पाथ ऑफ नॉलेज। इस तरीके से अगर आप सर्च करेंगे आपको बहुत सी किताबें मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर फिलॉसफी या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। अब सवाल यह है कि आपको ये जो आपका पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है, इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को पूरा समझने के लिए कितना वक्त लग जाएगा? तो जवाब यह है कि जिंदगी निकल जाएगी, शायद वो भी कम पड़ जाए। मगर पॉइंट यह है कि क्योंकि नॉलेज वगैरह जो है कभी खत्म नहीं होता, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके अंदर थर्स्ट है पीने की, मगर आप कितना पी पाएंगे? मगर नॉलेज जो है वो तो अपने आप एक समुद्र है। और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जब आप चलते हैं, योग जो अल्टीमेटली आपको स्पिरिचुअल बनाता है उसकी बात की जाए तो वो फिर अपने आप में एक ओशियन की तरफ आपको लेकर जाता है नॉलेज के, जिसको आप जितना एक्सप्लोर करते चले जाएं वो उसके बाद में भी कम ही लगेगा, वो उसके बाद में भी कम ही आपको समझ में आएगा। तो ये जो है ओवरऑल ज्ञान योग का सार है कि हमको यहाँ पे क्या करना होता है, हमको यहाँ पर खुद के नॉलेज या फिर सेल्फ के रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाया जाता है, जिसके चलते हम लोग अल्टीमेट रियलिटी या फिर ट्रुथ या फिर
परमात्मा, परब्रह्म, जो भी बोलना चाहें, उसकी तरफ पहुंचते हैं। इसमें होता क्या है, आपके अंदर जो इग्नोरेंस है उसको खत्म किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इग्नोरेंस के चलते ही आपको पेन, सफरिंग और माइजरी, ये सारी चीजें होती हैं। अब इग्नोरेंस खत्म करने के लिए आपको सही नॉलेज जो है वो गेन करना जरूरी है, और उस सही नॉलेज के चलते डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज या डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट आपके अंदर आता है, जिसको विवेक बोला जाता है। और इसके चलते फिर आप अल्टीमेटली रियलिटी और अनरियलिटी या फिर अपीयरेंस वगैरह के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, जो फिर अल्टीमेटली आपका कंडक्ट ऐसा बनाता है कि आप हैप्पीनेस और ब्लिस की तरफ जाते हैं, और फाइनली जो है आप एक ऐसी ज़िंदगी जी पाते हैं जो आपके ज्ञान योग के पॉइंट ऑफ व्यू से जी जानी चाहिए या फिर ज्ञान योग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका श्रवण, एडिक्वेट हियरिंग, मनन, कंस्टेंट रिमेम्बरेंस, और निधि ध्यासना यानी कि कंटेम्पलेटिंग और मेडिटेशन। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है राजयोग या फिर पाथ ऑफ फिजिक कंट्रोल। चलें अब राजयोग के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे। देखते हैं सर, राजयोग में हम लोग बेसिकली जिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, इसमें आपके मन, मस्तिष्क और आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल करना जो है सिखाया जाता है, या फिर आपकी बॉडी का पूरा जो टोटल कंट्रोल लेना है कहीं ना कहीं उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। अब राजयोग से कई लोग ये समझेंगे कि राजा बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, वो सही चीज़ नहीं है। उसका सही मतलब ये होता है कि आपके मन के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर और आपकी सारी मेंटल फैकल्टीज़ वगैरह के ऊपर, प्लस आपकी बॉडी वगैरह के ऊपर अगर आपका पूरा कंट्रोल है या फिर आपका पूरा राज है, या फिर अगर आप पूरी तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं, तब सही तरीके से आप अपने शरीर के ऊपर राज कर सकते हैं। वहाँ से जो है ये राजयोग निकल कर आता है। तो कई लोग अब ये बोलेंगे कि राजयोग के बाद में ये क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ फिजिक कंट्रोल, तो ये साइकिक कंट्रोल, तो बेसिकली आपके मन, मस्तिष्क या फिर दिमाग के ऊपर या दिमाग की सारी फैकल्टीज़ और उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कंट्रोल होने की बात कर रहा है। इसको समझने के पहले हमको थोड़ा सा दिमाग को भी समझना ज़रूरी है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, आप किसी चीज़ को नहीं सोचना चाहते, तब भी वो विचार आपके दिमाग में आता है। कई बार आप किसी चीज़ को भुला देना चाहते हैं, मगर वो बार बार आपका दिमाग आपको रिमाइंड करता रहता है, और इस तरीके की कई सारी चीज़ें जब हमने देखा है कि मन उस तरह से काम नहीं करता, हमारा जो माइंड है उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो करे, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब यही है कि मन की पूरी फैकल्टीज़ अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन जो है पूरी तरीके से हमारे पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आया है, और इसके चलते ये उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से इसको काम नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मैल फंक्शन कर रहा है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। या फिर यूँ कहा जा सकता है कि अभी हमारी जो मन की सारी फैकल्टीज़ वगैरह हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। राजयोग में आपको बेसिकली यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप किस तरीके से जो है इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मन पर कंट्रोल करके मिल क्या जाएगा। तो यहीं से जो है राजयोग की साइंस या फिर इसका कंसेप्ट या फिर इसका पाथ जो है वो शुरू होता है इस सवाल के साथ में। The science of Raj Yoga proposes a practical and scientific method of reaching the truth। यानी कि ये जो सच्चाई है या फिर जो आपका केवल ज्ञान कह लें, आत्मज्ञान कह लें, अल्टीमेट रियलिटी को जानना कह लें, उस तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल और एक साइंटिफिक मेथड जो है वो आपको राजयोग की साइंस में देखने के लिए मिलता है। इसके पहले जो हम लोगों ने बातचीत करी उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का जिक्र आ रहा था। शायद आपको आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा पार्ट जो है ध्यान, योग और मनन करते हुए बिताना पड़े, तब जाकर आप ज्ञान योग और उसके पहले जो दूसरा जो हमने स्कूल ऑफ थॉट देखा था उस तक पहुंच सकें या उसके रास्ते पे ढंग से चल सकें। कई बार लोग अब अपनी ज़िंदगियों में लगे हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में अगर ज़िंदगी बिता रहे हैं, एक नॉर्मल जीवन आपका चल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में उन स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर उन पाथ पर चल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब आपके पास में कोई और दूसरा प्रैक्टिकल मेथड होना चाहिए जिसको आप अपनी ज़िंदगी के साथ फॉलो कर सकें और उसका फिर आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिले, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। बस यहीं पर जो है आपका राजयोग शुरू होता है। इसकी जो साइंस है वो एक प्रैक्टिकल और एक साइंटिफिक मेथड आपके सामने रखती है जिसकी मदद से आप ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। और ये पाथ कौन सा है? वो है साइकिक कंट्रोल का, जिसमें आप अपने माइंड को ना सिर्फ पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखते हैं मगर उसको एक तरीके से कल्चर करते हैं कि जिस तरीके से आप उसको बिहेव करवाना चाहते हैं। आपने एक बात सुनी होगी कई बार कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, या फिर जिस तरीके से आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे उस तरीके से दिमाग आपका ट्रेन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात इसमें भी आती है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है आपकी आपका साइकिक कंट्रोल की, जिसके चलते माइंड को कल्चर किया जाता है, माइंड को अपने वश में लाया जाता है, माइंड को एक सर्टेन डायरेक्शन में लगाया जाता है और उसकी मदद से फिर अल्टीमेटली ट्रुथ या फिर आपका जो अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन है उसके गोल की तरफ में लेकर जाया जाता है। कहीं ना कहीं राजयोग का इस्तेमाल आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो आपके अंदर जो डोरमेंट पोटेंशियल छुपे
हुए हैं उनको बाहर निकालने में और आपकी पर्सनैलिटी वगैरह के डेवलपमेंट में भी किया जाता है। आपकी पूरी के पूरे व्यक्तित्व को डेवलप करने में, आपके अंदर छुपे हुए जो भी आपके गुण वगैरह हैं उनको बाहर लाने में भी राजयोग एक बहुत कारगर मेथड साबित होता है। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि बड़ा प्रैक्टिकल मेथड है, तो लोग फिर इसको कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप ध्यान लगाकर महीनों बैठे हुए और उसके बाद में आपको एकदम से जो है कोई चीज केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ अगर वक्त निकाल के इसके बताए हुए मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है। राजयोग डिस्कसेस द वे ऑफ कंट्रोलिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, चित्तावृत्तिस। तो राजयोग में अल्टीमेटली किया क्या जा रहा है, मन को कंट्रोल करना और मन को मॉडिफाई करना, आपका जो मन है उसको मॉडिफाई करने की बात की जा रही है। चित्तावृत्तिस इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सवाल उठाओगे कि भाई मन जो है उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, दिमाग तो 1-1.5 किलो का जो भी है मांस का एक टुकड़ा है, इसमें आप क्या मॉडिफिकेशन कर लोगे। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ब्रेन एक अलग चीज होती है और मन एक अलग चीज होती है, या माइंड एक अलग चीज होती है। ब्रेन मांस का बना हुआ एक ऑर्गन है जिसमें कई सारी फंक्शनिंग चल रही है, न्यूरॉन्स वगैरह से वो बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो पास कर रहा है और उसकी मदद से शरीर को कंट्रोल किया जाता है, वो एक अलग चीज है। मगर माइंड एक अलग चीज होती है। आपका दिमाग अलग शब्द है और आपका जो मन है वो एक अलग शब्द है। दिमाग और मन में फर्क होता है, ठीक है जी। दिमाग की आपको स्पेसिफिक एक चीज पता है कि दिमाग में इतने पार्ट्स होते हैं, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, इस चीज से बना हुआ है वगैरह वगैरह। मन के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। मन और ज्यादा आप कह सकते हैं और ज़्यादा गूढ़ किस्म की चीज़ है, या फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसको और ज़्यादा जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। साइकोलॉजी का पूरा जो प्रिंसिपल है वो उसी बात पे बेस्ड है कि मन एक अलग चीज़ होती है, दिमाग एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पर अल्टीमेटली आप किसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, किसको मॉडिफाई करने की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे दिमाग या फिर जो मांस का टुकड़ा है, जो एक ऑर्गन है, उसको आप मॉडिफाई करने की बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप बात कर रहे हो मन को मॉडिफाई करने की, और उसमें जो भी टेंडेंसीज हैं या फिर उसने जिस तरीके की आपकी टेंडेंसीज डेवलप कर ली हैं उनको मॉडिफाई करने की, जिसको हम लोग कई बार चित्तावृत्तिस बोलते हैं। चित्तावृत्तिस वगैरह का मतलब क्या है, वो सारी की सारी टेंडेंसीज वगैरह जो मन ने आपके कहीं ना कहीं अंदर डेवलप कर दी है, उन सबको मॉडिफाई करने की प्रक्रिया को चित्तावृत्ति कहा जाता है। उन सारी चीज़ों को आपका जो है अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए या चित्तावृत्तिस को अगर आपको बदलना है उसके लिए राजयोग जो है वो काम में आता है। अब ये कैसे होगा, तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं। राजयोग में कई सारे आपके आसन वगैरह होते हैं, कई सारे तरीके की आपकी प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, वो सब करना होता है, उसकी मदद से ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। एंड इसमें भी आपको लगातार कंटिन्यूसली अभ्यास करना होता है। इसका कंटिन्यूस प्रैक्टिस अगर आप करते चले जाएंगे, क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करी और मन उससे बदल गया। मन ने भी अपनी एक पूरी की पूरी टेंडेंसी जो है वो बना ली है, डेवलप कर ली है, और कहीं ना कहीं वो उनको एकदम से छोड़ने नहीं वाला। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से आपने कभी जिंदगी में दौड़ नहीं लगाई और मैं अब आपसे बोलूँ कि आज 10 किलोमीटर दौड़ जाइए, आपकी सांसें फूल जाएंगी, आप नहीं दौड़ पाएंगे। थोड़ा सा दौड़ेंगे और उसके बाद में आप अल्टीमेटली हाँफ जाएंगे, गिर जाएंगे, स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि कभी जीवन में दौड़ा ही नहीं था। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दौड़ाऊं, मैं बोलूं चलो 10 किलोमीटर छोड़ो, तुम 500 मीटर दौड़ने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, जैसे तैसे चलते हुए, रुक कर, हाँफते हुए, कैसे ना कैसे आप उसको पूरा कर लेंगे। फिर मैंने आपको कुछ वक्त 500 मीटर ही दौड़ाया, उसके बाद में जब आप मुझे लगा कि 500 मीटर दौड़ रहे हो ठीक ठाक, तो उसके बाद मैंने 500 से बढ़ा के उसे 1500 मीटर कर दिया। अब 1500 मीटर दौड़ने में शुरू में दिक्कत आएगी, मगर वक्त के साथ में धीरे धीरे वो 1500 मीटर भी आप एडजस्ट कर लोगे। 1500 से फिर मैंने उसको 2500 मीटर कर दिया। ऐसे धीरे धीरे मैं आपका अगर अभ्यास बढ़वाता चला जाऊं और आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो होगा क्या, इसके चलते होगा ये कि अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10 किलोमीटर कंफर्टेबली दौड़ना शुरू कर देंगे, मगर उसमें वक्त लगता है, उसमें समय लगता है। यहीं पे यही बात जो है आपके मन पे भी लागू होती है कि मन ने एक तरीके की टेंडेंसीज को बना लिया है, एक तरीके का थिंकिंग पैटर्न पकड़ लिया, एक तरीके का बिहेवियरल पैटर्न जो है पकड़ लिया। अब आप एक दिन उसे आके बोलो कि मैं जादू की छड़ी घुमाता हूं, तुम ठीक हो जाओ, तुम इस तरह से मत सोचो, तुम इस तरह से सोचो, ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। वही आपका एग्जाम्पल कि आपने कभी जिंदगी में दौड़ नहीं लगाई और मैं एक दिन बोल रहा हूं 10 किलोमीटर दौड़ जाओ, पॉसिबल नहीं है, नहीं दौड़ पाओगे। शरीर में उस तरीके की क्षमता या कैपेबिलिटीज डेवलप ही नहीं हुई है। वही बात अब यहां पर आ जाती है मन के लिए। तो एक दिन में जो है मन इन सारी चीजों को नहीं छोड़ता, एक दिन में मन अपनी जो चित्तावृत्तिज वगैरह हैं उनको नहीं एकदम से आपका बदल देगा। तो उसके लिए जो है फिर आपको लगातार उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना पड़ेगी जो राजयोग में बताई जाती हैं, जिसकी मदद से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर यूं बोलूं कि आपको कंटिन्यूअसली अभ्यास करना होगा। लगातार अगर आप अभ्यास करते चले जाएंगे और साथ ही साथ आप चीज़ों के साथ में, उससे होगा क्या, धीरे धीरे आपके मन में वैराग्य की भावना आना शुरू होगी। धीरे धीरे आपके मन में चीज़ों को लेकर
डिटैचमेंट आना शुरू होगा। और यही चीजें जो है राजयोग में एम्फेसाइज की गई हैं चित्तावृत्तिज वगैरह के लिए और स्पिरिचुअल प्रोसेस वगैरह के लिए। तो अपने आप पर अपने मन पर वश रखना, अपने मन को वश में रखना, उसकी टेंडेंसीज वगैरह को मॉडिफाई करना, इसके लिए क्या जरूरी है, लगातार अभ्यास करना जरूरी है और लगातार वैराग्य या फिर डिटैचमेंट की तरफ जाना जरूरी है। ये लगातार अगर होता रहेगा तो इसी के ऊपर राजयोग ने एम्फेसाइज किया, अगर आप लगातार ये चीज करते रहोगे तो इसके चलते आपकी चित्तावृत्ति कंट्रोल में आएंगी और आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह जो हैं होती चली जाएंगी और कहीं ना कहीं आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे ही सही बढ़ना शुरू हो गया। और ये जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रियाएं हैं, इसमें जो आसन और बाकी सारी चीजें करवाई जाती हैं, वो सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है, राजयोग की सारी प्रैक्टिसेस बेस्ड हैं अष्टांग योग के ऊपर, जिसको हम लोग 8 लिम्ड योगा भी बोलते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने प्रोपाउंड किया था। महर्षि पतंजलि ने उसको आगे की तरफ में बढ़ाया था। अब ये जो 8 लिम्स ऑफ योगा है, ये आपकी ह्यूमन पर्सनालिटी के वेरियस लेवल्स वगैरह के ऊपर जो है एक्ट करते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह को टच करते हैं। तो आपके ये अष्टांग योग में एक पर्टिकुलर जो आपका हिस्सा होगा, हो सकता है वो आपके हाथों पर एक्ट करे, एक हो सकता है वो आपके पैरों पर एक्ट करे, एक हो सकता है आपके टॉर्सो पर एक्ट करे, एक हो सकता है आपके बैक के ऊपर एक्ट करे, एक हो सकता है आपके अंदर का जो सिस्टम है हाथों के ऊपर, दिल के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के ऊपर, इनके ऊपर एक्ट करे, एक हो सकता है जो आपके मन के ऊपर एक्ट करे, एक हो सकता है जो आपके ब्रीथिंग पैटर्न के ऊपर एक्ट करे। इस तरीके से इसमें जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह हैं अष्टांग योग में, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रोपाउंड किया गया, आगे बढ़ाया गया है, ये राजयोग जो है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उसके ऊपर बेस्ड है। और ये 8 लिम्स ऑफ योगा या फिर ये अष्टांग योग जो है वेरियस लेवल्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर काम करता है। और ये वेरियस लेवल्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर ही जो काम है, उसके चलते आपके जो चित्तावृत्तिज हैं उनमें कंट्रोल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी बढ़ती चली जाती हैं। इन्हीं चीजों के चलते अल्टीमेटली प्रैक्टिकल तरीका आप अपनी जिंदगी के साथ में फॉलो कर सकते हैं कुछ वक्त निकाल के, और धीरे धीरे ही सही एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसके चलते आपके अंदर साइकिक कंट्रोल और माइंड की कल्चरिंग आती है। और ये सब आपको फाइनली कहाँ लेकर जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ या फिर ट्रुथ की तरफ। तो ये जो है वो राजयोग की बात हो गई। अब हम लोग बातचीत करेंगे भक्ति योग के बारे में, जिसको पाथ ऑफ डिवोशन भी बोला जाता है। भक्ति योग या फिर पाथ ऑफ डिवोशन की जब बात उठती है तो भक्ति योग एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम लोग मन को इंगेज करते हैं इन द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइन लव। थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। देखिए होता क्या है, अगर आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी में, इनफैक्ट ये चीज़ देखी भी गई है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के प्रति, एक काम के प्रति अगर समर्पित कर देता है तो फिर मिरेकल्स होते हैं, फिर वंडर होते हैं। इसके कई सारे आप एग्जाम्पल्स उठाकर देख सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है साइंस को, रॉकेटरी को, मिसाइल सिस्टम्स वगैरह इन सब चीज़ों को दे दी, और उसके नतीजे में उन्होंने इस तरीके की जो है हमें मिसाइल्स वगैरह बना कर दी, जिससे हिंदुस्तान का डिफेंस वगैरह जो है बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से आप कह सकते हैं कि इंश्योर हो गया है कि हिंदुस्तान का डिफेंस अब बहुत तगड़ा हो गया। ठीक है जी। अब मगर पॉइंट यह है, इस तरीके के इनोवेशंस वगैरह में, इस सारी चीज़ों में उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। ना कभी शादी करी, ना कुछ किया, ना प्रॉपर्टी बनाई, कुछ नहीं बनाई। उनके पास कुल संपत्ति 2-3 जोड़ी कपड़े और हज़ारों के हिसाब से किताबें थी, हज़ार किताबें उनके पास में थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक इंसान ने कहीं ना कहीं अपने आप को झोंक दिया उस चीज़ में। अब ये चीज़ जो है भक्ति का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है, या फिर भक्ति के एग्जाम्पल को समझाने के लिए एक सही चीज़ हो सकती है कि अपने आप को सराबोर कर देना किसी पर्टिकुलर चीज़ में, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी ज़िंदगी को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए दे देना। ठीक है। भक्ति में भी लगभग कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप अपने मन को इंगेज इस तरह से करते हैं, आप अपना सब कुछ जो है डिवाइन लव की प्रैक्टिस में दे देते हैं। अपने मन को आप डिवाइन लव की प्रैक्टिस में इंगेज करवाते हैं, धीरे धीरे अपने आप को सराबोर कर देते हैं उससे, और अपना सब कुछ जो है अल्टीमेटली समर्पित कर देते हैं उस डिवाइन लव को या फिर उस भक्ति में। यहीं से आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा भक्ति ट्रेडिशंस वगैरह के बारे में। तो भक्ति ट्रेडिशंस का पूरा एक आपकी प्रक्रिया है, वो यहीं से निकल कर आती है कि लोगों ने अपने आप को ईश्वर की भक्ति में डुबा दिया। अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को सराबोर कर दिया इस तरीके से कि जीवन का कोई और मकसद नहीं बचा। मीराबाई हो गई, या फिर इसके अलावा आपके जो सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, ये सब लोगों ने अल्टीमेटली किया क्या था, इन्होंने अपने जीवन को, अपने जो भी मतलब है अपनी ज़िंदगी में कोई और चीज़ को मायने ही नहीं दिया, अपने आप को पूरी तरीके से जो है लगा दिया ईश्वर की भक्ति में। किसी ने अपने आप को कृष्ण की भक्ति में डुबा दिया, किसी ने अपने आप को भगवान राम की भक्ति में डुबा दिया, ज़िंदगी में कुछ छोड़ा ही नहीं इसके अलावा करने के लिए। और उसके चलते फिर जो रचनाएं उन्होंने करी हैं, जिस तरीके का उन्होंने अल्टीमेटली लिटरेचर लिखा, जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आई, वो आज तक जो हैं रेलेवेंस रखती हैं और आज तक
उनका नाम बड़ा इज्जत और आदर के साथ में लिया जाता है। भक्ति लगभग यही चीज़ है, या भक्ति का जो मार्ग है वो इसी तरीके से है। आप अपने मन को लगातार डिवाइन लव की प्रैक्टिस में डुबा देते हैं, सराबोर कर देते हैं। यहीं से भक्ति शब्द जो है निकल कर आता है, जिसका मतलब क्या है, सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल लव टू गॉड। ईश्वर के प्रति एक सेल्फलेस और एक अनकंडीशनल लव, जिसमें आप किसी तरीके की कोई शर्त नहीं रख रहे। आप ये नहीं बोल रहे भगवान मुझे पास करा दे, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इस तरीके की बात नहीं हो रही है। आप ये बोल रहे हैं कि भगवान के अलावा जिंदगी में कोई और एग्जाम ही नहीं है, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं जो बस ईश्वर में जो है भगवान की जो ये भक्ति आराधना है, इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं अपने आप को मतलब डुबा दे रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में, और मुझे कोई परवाह नहीं है किसी भी चीज की। इस लेवल तक अगर आप सेल्फलेस हो जाते हैं, इस लेवल तक अगर आप जो है अनकंडीशनल हो जाते हैं, कहीं इसको पागलपन भी बोल सकते हैं, मगर फिर भक्ति और पागलपन में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है। इस लेवल तक अगर आपने अपने आप को डुबा दिया, इस लेवल तक अगर आप जो है लग गए, इस लेवल तक अगर आपके अंदर अनकंडीशनल डिवोशन है, पैशन है, इस तरीके का अगर आप डिटर्मिनेशन है, ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इसी को सही मायनों में भक्ति बोला जाता है। और जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, इस लेवल तक आप जब वर्शिप वगैरह करना शुरू कर देते हैं, तो ये इसके चलते फिर निकल कर आती है अनएंडिंग एंड लविंग रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड, यानी कि लगातार आपके चित्त में सिर्फ ईश्वर चलते रहते हैं और लगातार आप उनको प्रेम के भाव के साथ में याद करते रहते हैं। यह एक तरीके का मेडिटेशन है, यह एक तरीके का योग है, और इसी के लिए यहां से नाम निकल कर आता है भक्ति योग। अब कई लोगों को आपने सुना होगा, आपके घरों में भी अगर एल्डर्स होंगे, दादी वगैरह होंगी, वो मालाएं जपते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, या भगवान का किसी ना किसी रूप में नाम लेते रहते हैं। तो अब जैसे भगवान राम का नाम है, वो लगातार जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो कर देखिएगा इस चीज को, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप लगातार जो है किसी भी एक पर्टिकुलर देवता का नाम या कोई भी एक मंत्र या कोई चीज आप लगातार चैंट करते रहिए, सोते जागते उठते बैठते, जब तक आपकी चेतना है, कॉन्शियस है, आप चैंट करते रहें। अगर आपका दिमाग कहीं और चला जाए, जैसे फिर आपको ध्यान आता है, उसके बाद में आप फिर से इनका नाम चैंट करना शुरू कर दीजिए। 5-7 दिनों के बाद छोड़ दीजिएगा। आपको एक बात समझ में आएगी कि अब आप चाहें या ना चाहें, रह रहकर आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं उसी चीज को फिर से चैंट करने लगता है। हर चीज में जो है आपके दिमाग में जो भी आपने नाम या फिर मंत्र वगैरह चैंट किया था, लगातार वो आने लगता है। तो ये एक तरीके का जो है आपका दिमाग एक तरीके से कैलिब्रेट हो गया है, आपका दिमाग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ में जाने लगा है। लगभग वही चीज यहां पर होती है कि किसी एक ईश्वर की भक्ति में आपने, या किसी एक ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना में आपने आपको बहुत इस लेवल तक डुबा दिया भक्ति योग पर चलते हुए, कि आप सोते जागते उठते बैठते सिर्फ उन ईश्वर का नाम या जो भी मंत्र वगैरह है आप लगातार उसका जाप करते रहते हैं, और बड़े प्रेम भाव के साथ में आप वो ईश्वर को जो है याद करते रहते हैं। करते 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 आप सोचिए इस बारे में कि किसी ने अगर अपनी जिंदगी इस चीज को दे दी है, सालों तक अगर उसने यही किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है, तो इसको माना जाता है कि भाई वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ में मर्ज कर गया है। ईश्वर के जिस रूप को वो भज रहा है, ईश्वर के जिस रूप को कि वो पूजा अर्चना में अपने आप को सराबोर कर चुका है, वो उससे मिल चुका है, उसके साथ में एकीकृत हो गया है, वो जो है उस डिवाइन बीइंग के साथ में अब जाकर जो है जुड़ गया है, स्पिरिचुअली जाके जुड़ गया है, एंड अब लाइफ में उसको कोई और चीज़ जो है मैटर नहीं करती। ये एक तरीके का योग है, ये एक तरीके का ध्यान है, ये अपने आप में एक तरीके का प्राणायाम है, और अगर आप ये करना शुरू करें तो उसके बाद में फिर आप ईश्वर के रास्ते पर निकल जाते हैं। इसी के चलते भक्ति मूवमेंट इतना ज़्यादा मजबूत हुआ कि लोगों ने अपने ईश्वर को अपने अपने तरीकों से जो है देखना शुरू किया। जिसके मन में जिस तरीके से ईश्वर की जो परिकल्पना आई, उन्होंने उस तरीके से परिकल्पित किया। एक तो ये जो बहुत बड़ा फायदा मिला कि आपको ईश्वर को किसी एक पर्टिकुलर रूप में जो है मानना नहीं था कि इसी तरीके से आपको मानना है, किसी और तरीके से नहीं मानना। लोगों ने इस चीज का जमकर फायदा उठाया, उन्होंने ईश्वर को जैसे इमेजिन करना था वैसे इमेजिन किया। किसी ने अपने पति के रूप में किया, किसी ने बच्चे के रूप में किया, किसी ने दोस्त के रूप में किया, सखा के रूप में किया, किसी ने किसी रूप में किया, किसी ने पूरे इंसान के रूप में किया, किसी ने जानवर के रूप में किया, किसी ने इंसान और जानवरों के कॉम्बिनेशन के रूप में किया, किसी ने किसी रूप में नहीं किया और उसको फॉर्मलेस माना, उसको निर्विकार माना, मगर अपने आप को झोंक दिया उस भक्ति में, अपने आप को पूरी तरीके से जो है लगा दिया। तो उसके नतीजे में जो है अल्टीमेटली जो निकल कर आया, जो लगातार एंडिंग और कांस्टेंट रिमेम्बरेंस वगैरह हुई, इसके नतीजे में जो चीज निकल कर आई वो भक्ति योग का मार्ग था, पाथ ऑफ डिवोशन का मार्ग था। और कहीं ना कहीं इससे जो है वो अपनी मुक्ति की तरफ गए, वो कहीं ना कहीं अपने आत्मज्ञान की तरफ गए, अपने सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ गए। और उन्होंने जो लिटरेचर लिखा, जिन चीज़ों की रचनाएं करी, वो आज वो कालजयी हो गई। वो अल्टीमेटली इस लेवल तक जो है आपका, इस लेवल तक वो रेलेवेंट है कि कई पीढ़ियां निकलने के बाद, कई सदियां निकलने के बाद में भी वो आज भी पढ़ी जाती हैं, गाई जाती हैं। और इन सब के रचयिताओं के नाम, जिन्होंने भक्ति ट्रेडिशन में या फिर भक्ति योग में अपने आप को डुबा दिया था, उनका नाम आज भी
बड़े आदर और सम्मान के साथ में लिया जाता है। द एटीट्यूड ऑफ लव एंड डिवोशन हैज़ द सॉफ्टनिंग इफेक्ट ऑन इमोशंस एंड काम्स डाउन द माइंड। अब सवाल ये उठता है कि आप लगातार जो ये चीज़ कर रहे हो, अनएंडिंग एंड लविंग रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड जो कर रहे हो, जो एक तरीके का योग है, चलो ठीक है आप ईश्वर से मिल जाओगे, जो भी सारी चीज़ें हैं, आखिर इसका आपकी मेंटल फैकल्टीज़ पे कैसे असर पड़ता है? क्योंकि फाइनली आप योग वगैरह कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क पर उसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर इस चीज़ का असर आपके ऊपर आखिर पॉजिटिव वे में किस तरह से पड़ता है? तो उसका जवाब यह है कि जब आपके अंदर लगातार प्रेम का भाव बना रहेगा, अगर आपके अंदर आपके डेटी के लिए, आपके ईश्वर के लिए लगातार प्यार के अलावा कुछ और आता ही नहीं है, आपको कोई किसी भी तरीके से परेशान करे, आपको कोई अच्छा बोले, आपको कोई बुरा बोले, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से, आप 24 घंटे ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, प्रेम के भाव के साथ सोच रहे हैं और खुशी खुशी और खुश रह रहे हैं आपके अंदर, आप खुशी खुशी जो है अपनी जो भी एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये एटीट्यूड आपके अंदर लव और डिवोशन का आता है, ये एक बड़ा सॉफ्टिंग इफेक्ट जो है आपके इमोशंस के ऊपर डालता है। अब आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको गुस्सा आ जाएगा, एकदम से जो है आप दुखी हो जाएंगे, एकदम से आप ट्रांस की स्टेट में चले जाएंगे, एकदम से जो है आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, एकदम से आप एकदम खुश होकर पगलाने लगते हैं, एकदम से हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, एकदम से आप रोने लगते हैं। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। अब आपका जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो बड़ा कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब आपके आसपास किसी भी तरीके की परिस्थितियां चल रही हो, मगर अल्टीमेटली आपका जो अंदर की मेंटल फैकल्टीज हमें सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गई है, तो फिर वो आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं करती और मन जो है हमेशा काम डाउन रहता है, हमेशा जो है आपका शांत रहता है, शांतचित रहता है और पूरी तरीके से फोकस रहता है। तो ये जो एटीट्यूड ऑफ लव एंड डिवोशन है, और लगातार आप ईश्वर का नाम चैंट किए चले जा रहे हो, उसको प्रेम भाव के साथ याद रखे चले जा रहे हो, लगातार जो है इनके लिए प्रेम आपके अंदर से आप उड़ेलते चले जा रहे हो, निकल निकल कर बाहर आ रहा है, नतीजा क्या होगा? मानसिक तौर पर आपके इमोशंस वगैरह पे सॉफ्टनिंग इफेक्ट पड़ता है और आपकी जो इमोशंस की फ्रीक्वेंसी है, कभी बहुत गुस्सा आ गया एकदम ऊपर चली गई, कभी एकदम आप डिप्रेशन में जा रहे हो, कभी दुखी हो, कभी रो रहे हो, सब बंद हो जाता है। आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो, खुश रहते हो, फोकस रहते हो, संतुष्ट रहते हो, अच्छा महसूस करते हो, एंड किसी भी तरीके की परिस्थितियों में आप अपना आपा नहीं खोते, आपका मन जो है बहुत काम डाउन रहता है, इमोशंस वगैरह जो है आपके काफी ज्यादा इस तरह से कह सकते हैं सॉफ्टेंड हो जाते हैं। अब ये जो भक्ति योग है, इसमें भी 9 फॉर्म्स आपके बताए गए हैं, जो आपके एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह हैं उसमें भक्ति योग के 9 फॉर्म्स जो हैं उनके बारे में बातचीत की गई है कि भाई ये 9 रास्ते हैं, इनमें से कोई भी एक पकड़कर आप भक्ति के मार्ग पर चल सकते हो और वो आपको मुक्ति के रास्ते पर और आत्मज्ञान के रास्ते पर लेकर जाएगा। कौन कौन से मार्ग हैं? सबसे पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है समरन, कई बार इसको सिमरन भी बोल दिया जाता है, चौथा है पद सेवन, पांचवा है अर्चना, फिर वंदना, दास्य, शाक्य एंड आत्मनिवेदन। ये नाम अपने को याद रखने हैं। ये पूछे जा सकते हैं कि भाई भक्ति योग के कौन कौन से जो हैं आपके भक्ति योग के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, या फिर इसको इस तरह से बोला जा सकता है कि कुछ भक्ति योग के फॉर्म्स के नाम आपको लिखकर बताने हैं। तो उसमें फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा, श्रवण, कीर्तन, समरन, पद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, शाक्य और आत्मनिवेदन। ये आपके अलग अलग तरीके के 9 फॉर्म्स जो हैं भक्ति योग में बताए गए हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने जो योगा के वेरियस स्कूल्स हैं, योग के जो अलग अलग आपके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ख़त्म करी है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग गाइडलाइंस वगैरह देखेंगे। जब आपको योग वगैरह करना शुरू करना है उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। मगर ये सारी की सारी बातचीत हम लोग इसके बाद वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, सेशन के एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलता है। एक एडवांटेज इस वेबसाइट पर आने का यह है कि कई बार बच्चे एक क्यूरी कहते हैं, एक बात रखते हैं सामने कि यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उस पर कई बार किसी सब्जेक्ट के वीडियो को देखने को ढूंढने में या प्लेलिस्ट को ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। वाजिब बात है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं और काफ़ी सारी आपकी प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, तो ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाता होगा, सही बात है। तो उस चीज़ का यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखा गया है। जब आप यहाँ पर आते हैं, इस वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हैं, तो आपको यहाँ पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न में अरेंज मिलता है, ताकि आपको ना तो ढूंढने में किसी भी सब्जेक्ट को या किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को या उसके स्पेसिफिक वीडियो को वक्त लगे,
ना उसको एक्सेस करने में आपको कोई खास वक्त लगे, आप जल्दी से आकर जो आप अल्टीमेट आपका जो भी सब्जेक्ट वगैरह पढ़ना चाहते हैं उसको आप शुरू कर सकें। तो सारा का सारा कंटेंट इसको ध्यान में रखते हुए एकदम ऑर्डर्ड फैशन में अरेंज किया गया है। जैसे सीबीएसई किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का कंटेंट एकदम अलग रखा गया है, हिंदी मीडियम का कंटेंट एकदम अलग रखा गया है सीबीएसई का, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और इस तरीके के जितने भी आपके अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं उनका कंटेंट एकदम अलग रखा गया है। अगर आप सीयूईटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसका कंटेंट ऑल टुगेदर अलग रखा गया है, और अगर आप IIT JEE के लिए पढ़ना चाहते हैं, किसी और के लिए करना चाहते हैं तो उसका कंटेंट एकदम अलग रखा गया है। तो कहने का की मुराद यह है, कहने का मतलब यह है, अर्ज यह है कि आपको सारा का सारा जो स्टैंडर्ड कंटेंट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका टारगेट है, उसको ध्यान में रखकर एकदम सेग्रीगेट कर कर रखा गया है, उसको वेल तरीके से ऑर्डर्ड और ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर आकर आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, और आप जितना चाहें उतना यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपको सीबीएसई किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का कोई कंटेंट पढ़ना, उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आइकॉन रेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारे आइकॉन्स का कलर अभी भी ब्लैक है, मगर ये आइकॉन जो है वो रेड हो जाएगा। तो जैसे ही ये रेड होता है उसके साथ में उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अब आपके पास में सीबीएसई किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश पे क्लिक करते ही क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक किंडरगार्टन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा लर्निंग, जो भी सारे का सारा कंटेंट है वो आपके सामने आ गया। अब जो भी क्लास का कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें। लेट्स से अगर आपने क्लास 11 पे क्लिक किया तो क्लास 11 का आइकॉन रेड हो जाएगा और उसके सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आने लगेंगे। अब लेट्स से अगर आपने क्लास 11 पे क्लिक नहीं किया, क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 का आइकॉन रेड हो जाएगा और उसके सारे के सारे आपके आइटम्स, सारे सब्जेक्ट्स वगैरह आपके सामने आने लगेंगे। क्लास 10th के साथ में भी यही बात है, 10th पे किया तो उसका आइकॉन रेड हो जाएगा और उसका कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। 8th पे, 9th पे, 7th पे, 6th पे, जिस पे भी आप क्लिक करते हैं उसका सारा का सारा कंटेंट अब आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पर जैसे आपने क्लास 11 पे क्लिक किया है तो उसके सारे सब्जेक्ट्स वगैरह क्लास 11 के आपके सामने हैं। साइंस के सब्जेक्ट्स वगैरह आपके सामने आ जाएंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं क्लास 11 में वो सब आपके सामने आ जाएगा। अब यहां से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें। इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे तो इकोनॉमिक्स खुल जाएगा आपका। अगर हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं हिस्ट्री खुल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करते हैं पॉलिटिकल साइंस खुल जाएगा, सोशियोलॉजी पे क्लिक करते हैं, साइकोलॉजी पे क्लिक करते हैं, लीगल स्टडीज पे क्लिक करते हैं, ज्योग्राफी पे क्लिक करते हैं, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो सब्जेक्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आप उसे एक्सेस करना शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे क्लिक किया या फिर फॉर दैट मैटर किसी और सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो उसका कंटेंट इस तरीके से आपके सामने निकल कर आना शुरू होता है। सिलेबस ओवरव्यू सबसे पहले आपके पास में आएगा, फिर फिजिकल एजुकेशन, उसका पहला चैप्टर का नाम, अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स की बात है कि आपका ओवरव्यू सबसे पहले आपके पास आएगा, फिर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर एंड सो ऑन। अब ये सारा का सारा कंटेंट आपके सामने है, इसको आप एक्सेस करना शुरू कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट पे आप जो भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे उसको वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा और उसको आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहले चैप्टर का बताया गया कि 9 लेक्चर्स में उसे पूरा कवर किया गया, क्लिक करेंगे वो 9 लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। वो 9 लेक्चर्स में फिर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं वो देख लें या फिर शुरू से लेकर एंड तक आप उसे देख लें। इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि जैसे सेकंड चैप्टर में 11 लेक्चर्स हैं, तीसरे चैप्टर में 7 लेक्चर्स हैं, चौथे चैप्टर में 9 लेक्चर्स, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है, कितना वक्त देना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक कहाँ तक है। तो पूरा चैप्टर नहीं भी देखना है तो उस टॉपिक पर भी जा सकते हैं। तो इससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जितनी देर चाहें उतनी देर आप इसे पढ़ सकते हैं, जितना चाहें उतना वक्त तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, जितना चाहें उतना उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। नो डाउट इसकी मदद से एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं और जहाँ जहाँ इस नॉलेज का इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके उतना इससे एडवांटेज लें, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को एज दें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। और ये जो मैग्नेट ब्रेन्स की एक मुहिम चली हुई है, जो हमने अलग जगाई है ज्ञान शेयर करने की, इसमें आप भी जुड़ें, दूसरों का भी फ़ायदा करें, अपना भी फ़ायदा करें, मेहनत करते जाएं, एग्जाम्स में अच्छा करें और तरक्की और उन्नति के रास्ते पर चलते रहें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग योगा के पहले किए जाने वाले वेरियस डूज एंड डोंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।